పెద్ద నోట్ల రద్దుపై రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతోంది. కేంద్రం నిర్ణయంపై మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఆనంద్ శర్మ. సభలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. परेशान है, फिर आप लोगों के घाव पर घाव भी आपने दिया, उस पे मलहम लगाने की जगह कि भाई एटीएम चलवा दो, उस पे नमक मिर्च प्रधानमंत्री वित्त मंत्री आप लोग लगा रहे हैं। रोज जो पैसा मांग रहा है, लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बरातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होकर मर गए, कोई संवेदन है? आप संवेदनहीनता से काम ले रहे हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है, एक तो बद इंतजामी, पर आपने इंतजाम किया, मैं आपको बद इंतजामी नहीं कह सकता, क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस होंगे। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे? क्यों? तैयारी क्यों नहीं की थी? तो मालूम था। गुजरात के अखबार में छप गया अप्रैल महीने में गुजरात में समाचार पत्रों में छप गया। मैं साथ लाया हूं और सभा पटेल पे रखूंगा। अरे छोड़िए ना, आप सुन लो। देखिए, मैं जो कह रहा हूं सोच के कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मेरे पास सब कागज है। यह अमर उजाला का है, ये देख लो। ये है 28 अक्टूबर की खबर। शर्मा जी, सर मैं बता रहा हूं, दैनिक जागरण का। प्लीज नंबर ऑफ स्पीकर। ये इसमें नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा। Your party has given 8 names. What do I do? I will cut it. बिजनेस, I will cut your name स्टैंडर्ड में then. छप गया। कोई टाइम लिमिट नहीं है साहब। ये देखिए, गुजरात के समाचार पत्र में अप्रैल महीने में खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, मार्च में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली कि 500 और 1000 का नोट वापस होगा। 20 अक्टूबर को ये खबर बाहर आई, अंग्रेजी के अखबार में छप गई 21 के। फिर दैनिक जागरण जो है, बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, दैनिक जागरण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उन्होंने, आपका ये है, आपका उनसे झगड़ा तो नहीं हो सकता, झूठी खबर तो नहीं छापेंगे, उन्होंने भी छाप दिया। अब हुआ क्या है, ये गंभीर बात है कि जब बड़ा इतना फैसला होता है उसमें सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है। प्रधानमंत्री ने और आपने कहा कि अगर हम लोगों को कह देते कि बदल लो, तो आतंकवादी पैसा बदल लेते, अपराधी बदल लेते। वाह, पर आपने गोपनीयता नहीं रखी। यू नेवर केप्ट द सीक्रेसी। दिस इंफॉर्मेशन वाज सिलेक्टिवली लीक्ड। योर बीजेपी यूनिट्स हैव डिपॉजिटेड करोड़्स। इसलिए मेरी आज ये मांग है, अभी बताएंगे। अभी नहीं, इन पे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं वित्त मंत्री जी का आदर करता हूं, इनको नहीं कह रहा। मेरी इस समय वित्त मंत्री के साथ पूर्ण सहानुभूति है। आप नेता सदन भी हैं, मित्र हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपसे नहीं शिकायत। ये तो व्यवस्था की बात है। यहां तो हुकूमत ऐसी है। हमारे यहां एक राजस्थान में पुरानी कहावत थी, मैं आप लोगों की तरफ कह रहा हूं, इस तरफ नहीं, कि पंडित जी को कहनो है इसी गांव में रहनो है, बिलाऊ ले गई ऊंट को, हाँ जी कहनो है। तो आपका तो यही हिसाब है। मोदी ने कह दिया बिल्ली ले गई ऊंट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तब सवाल एक है, अच्छा नहीं भैया, हम पे कहां लागू होता है, हम तो बोल रहे हैं। तो सवाल ये है, ये सदन तय करे
सरकार की जवाबदेही, वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, ये जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा। मैं पिछले तारीखें बता रहा हूं आपको। कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट, दे हैव कम आउट विद अ रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम मांग करते हैं तो क्यों मांग करते हो, आपत्ति करते हैं क्यों आपत्ति करते हो, तो ये बात आप बंद कर दें। प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य है, मैंने आरंभ में कहा, दोहराता हूं अंत में, काले धन के खिलाफ इस देश में कई बार कदम उठाए गए, बड़े कानून लाए गए, सूचना का अधिकार का कानून भी आया, विसल ब्लोअर एक्ट की भी बात हुई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया, पहले तो लाया। तो ये दिखाना कि आप ही करते हैं, कृपा करके ऐसा मत करो। ये देश को इस तरह से मत बांटो कि राष्ट्रभक्त और ये राष्ट्र विरोधी, आप साधु संत तपस्वी, यहां सारे दूसरे। ये कृपा करिए, यहां पे भी सब लोग देश का सोचते हैं, पर आप गरीब का सोचो, देश की इकोनॉमी का सोचो। कहीं ऐसा ना हो, ये मित्र है आपके भी हमारे सबके, कि आपके वित्त मंत्री काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिखरे कि आपको भी दुख हो, देश को दुख हो और गरीब जो है आहत दे। मोदी जी को तो हम दीर्घायु की कामना करते हैं और इस आग्रह के साथ कि वो बता दें कि क्या सूचना उनके पास है, क्योंकि कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को किसी तरह का कोई संकट हो। धन्यवाद। Thank you. Thank you very much. Now, Sri Piyush Goyal. Now, see, honorable members, see, even though BS not allowed time for this, we proceed on the assumption that the discussion will be 5 hours. 5 hours. So, I think if possible, pardon? Don't fix the limit of these speeches. You want the whole country is crying, and वो बात दूसरी कि ये लोग हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, देश रो रहा है, इसमें आप समय दीजिए बोलने के लिए, ये मत करिए। 3 दिन इसमें बोलने नहीं तो मैं बीच में आ रहा हूँ। Okay. All right, Piyush Goyal. Yes. What is the minister has to say? What is the minister? What is the minister saying? टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, जितने दिन चर्चा करना चाहे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सुबह भी कहा कि हम पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार हैं। इसमें जो भी सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो और सुझाव हो तो वो दे, और समय सीमा के तहत, क्योंकि बहुत से मेंबर बोलने वाले। ओके, ऑलराइट, मिश्रा जी एग्री टू, मिश्रा जी गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्रीइंग, नो प्रॉब्लम। If it is going spilling out to tomorrow, let it, no problem. बोलिए, you can speak. Piyush Goyal, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पे चर्चा करने का। और अभी अभी हमें आनंद शर्मा जी के भाषण का भी लाभ मिला। मेरे को बहुत ज्यादा शेरो शायरी तो नहीं आती है, वो आनंद शर्मा जी का डिपार्टमेंट है, उनको शेरो शायरी आती है। शायद थोड़ी उसमें भी चूक रह गई, वो हमारे लोगों ने ठीक कर दी थी।
लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अर्थतंत्र और अर्थशास्त्र के बारे में शायद कुछ कमजोर खबर रखते हैं मेरे मित्र आनंद शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को शुरुआत की ये कह के कि हम काले धन की लड़ाई में हम शामिल होना चाहते हैं, हम काले धन का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद में जाली नोट जो इस्तेमाल होते हैं उसका विरोध करते हैं। अगर वो वास्तव सच है तो मुझे बाकी के भाषण में जो कहा उसमें कुछ बहुत ज्यादा गंभीर विषय नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सदन और देश के सामने रखने की कोशिश की। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के Sit down, sit down. Sit down, sit down. No, please sit down. बैठिए, बैठिए. अरे बैठिए. वास्तव में कुछ लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शायद इस बहुत महत्वपूर्ण कदम से कुछ लोगों को जरूर चोट पहुंची होगी, तकलीफ पहुंची होगी, उससे मेरी संवेदना है। लेकिन काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। टेलीविजन हम भी देखते हैं, हम भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं, हम भी देखते हैं किस प्रकार से कष्ट सहने के बावजूद भारत की अधिकांश जनता बार बार ये दोहरा रही है कि ये मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा सबक सिखाया। जो लोग काला धन का समर्थन करते हैं, और थोड़ा कष्ट तो स्वाभाविक है। You can say at your, when your chance comes. Now, Segar, Arey, don't interrupt like this. Don't interrupt like this. Mr. Segar, please sit down. Don't. Now see. Now, please, honorable member. No. This is a very serious subject and very serious discussion. Let us understand. No, let us understand. Listen to, and when your chance comes, you reply. आपका चांस आने के समय आप रिप्लाई करो। अभी सुनिए, प्लीज। वास्तव में सभापति जी, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, काले धन के मुद्दे पर, और इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये मामला काफ़ी अति गंभीर है, अति संवेदनशील है। तो इस मुद्दे पर तो सरकार की ओर से नेता सदन इधर बैठे हुए हैं और काफ़ी गंभीरता से बात को सुन रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरे देश में गरीबों की, मेहनतकश लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की दुख तकलीफों को ये समझते हैं। मैं बहुत ध्यान से मैं इनको नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफ़ी मुझे दुखी लगते हैं चेहरे से भी। एक मिनट प्लीज, चेहरे से माननीय नेता सदन, वित्त मंत्री चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं। बेहतर यही होगा, ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं और वो हमारी बात सुने। और मैं समझती हूँ कि नेता सदन इसके ऊपर जवाब दें, तो प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरी नेता सदन से रिक्वेस्ट है और आपसे भी मैं इसके लिए आपका सुझाव है। बैठिए। यस प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में जब सरकार बदली मई 2014 में, तो किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार के अलग अलग घोटालों से देश लिप्त था, किस प्रकार से देश भ्रष्टाचार से दुखी था।
ये मैं समझता हूं सभी जानते हैं, और उसका निर्णय भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन देके पूर्ण बहुमत से इस सरकार को जब लाए तो जनता की उम्मीद थी और उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई भ्रष्टाचार और काले धन पे पहले दिन से ही शुरू हुई थी, उस लड़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है, उस पे मैं समझता हूं पूरे सदन और हर एक राजनीतिक दल को खुशी होनी चाहिए कि इतना निर्णायक कदम देश हित में उठाया गया है। इस देश में 2007 तक ऐसा पाया गया कि लगभग 86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सभी दस्तावेज आते हैं कि कौन से सीरियल नंबर्स, कौन से नोट्स रिजर्व बैंक में और या स्टेट बैंक्स के गवर्नमेंट बैंक्स की ट्रेजरी में आते हैं, तो वो आकलन लगा सकते हैं कि कौन से नोट्स सर्कुलेशन में है, कौन से नोट्स सीरीज ऑफ नोट सर्कुलेशन के बाहर हैं। उसमें ध्यान में आया कि लगभग आधे से ज्यादा करेंसी 500 और 1000 रुपए की कभी कई वर्षों से करेंसी चेस्ट में आई नहीं, और वो पैसा शायद किधर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उससे आकलन आया कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा शायद किधर दबा हुआ है या किसी ने छुपा के रखा है, शायद काला धन है। स्वाभाविक है कि उसका कोई सरकारी फिगर स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता है। तो अगर मेरे मित्र आनंद शर्मा जी एक जवाब का बोरा लें। पीयूष गोयल जी, Are you yielding? I am speaking, but he is interrupting. What can I do? सज्जन है, बैठ जाएंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप माननीय वित्त मंत्री ने जो सदन को सूचित किया है, ये मेरे पास उत्तर है, उसका आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करें। जो पैसा कितना है काउंटरफेट इन्होंने बताया है, या तो आप कहो कि इन्होंने गलत बताया, वरना कृपया। मैं समझता हूं आनंद शर्मा जी ने खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब दिया था। वो जो प्रश्न है वो सिर्फ फेक करेंसी के बारे में, काला धन और जो पैसा भ्रष्टाचार से लोगों ने कमाया उसके बारे में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ये निर्णय लिया, और ये निर्णय पूरे कानूनी प्रावधान के हिसाब से लिया गया। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया, उसको सरकार के पास भेजा, और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कैबिनेट में मंजूरी दी कि 500 और 1000 रुपए के नोट, पुराने नोटों को रद्द किया जाए, नए नोट आए, और हर एक ईमानदार को मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके। और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है। जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैश बुक में बैलेंस होगा या अपनी पूरा कमाई होगी या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में। रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, रोक है तो जाली नोट रखने वालों के लिए। अब पूरे सदन में ऐसा कौन सा सदस्य है जो ऐसे प्रतिबंध पे भी ऐतराज कर रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई कदम भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए एक कड़ी में लिया जाता है। हमने सबसे पहले कैबिनेट में एसआईटी बिठाई, एसआईटी के कई सुझाव थे, वो सब सुझाव को स्वीकार किया। जो कई वर्षों से कुछ राज्यों, कुछ देशों से पैसा गलत तरीके से भारत में आ रहा था, टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा था, डीटी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में, उस पर रोक लगाई। हमने कई और देशों से करार किया जहां से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले नहीं होती थी। मैं समझता हूं आनंद शर्मा जी उत्तेजित हो गए ये बोलने में कि हमारे योगदान को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने तो सबके योगदान को 15 अगस्त के अपने भाषण में स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या वो कदम पर्याप्त थे?
क्या उन कदमों से सब काला धन और भ्रष्टाचार रोक पाए? स्वाभाविक है नहीं, क्योंकि पूरे देश में लोगों को इसकी चिंता है। लेकिन एक एक कदम जो हम इस सरकार ने लिया, फिर चाहे वो कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी हो पारदर्शिता से, चाहे वो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो पारदर्शिता से, अलग अलग आयाम इस्तेमाल किए गए भ्रष्टाचार और काला धन को रोकने के लिए। और मैं समझता हूं उसमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कदम अगर कोई लिया सरकार ने, तो 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके सभी को मौका दिया कि अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालें, और बेईमानों को चेतावनी दी कि अब उनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं समझता हूं पूरे सदन में सभी लोग चिंतित हैं। आनंद शर्मा जी ने भी कहा, हम भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं, हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जो जाली नोट आतंकवाद या ड्रग कार्टेल्स यूज करते हैं,